आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जो मैं वीडियो आज आपसे शेयर करने लगी हूँ ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी दोस्त की जुबानी। ये तब की बात है जब मैं 9 साल की थी। हमारे कस्बे से 15 किलोमीटर के फासले पर मेरे चचा का कई एकड़ रकबे पर फैला एक पुराना फार्म हाउस था जिसे मेरे दादा ने अपनी जवानी में इंतहाई सस्ते दामों पर खरीदा था। यूं लगता था जैसे फार्म का असल मालिक बस इससे जान छुड़ाना चाहता था और इसने निहायत कम कीमत पर फार्म को बेच दिया। अब इस फार्म को चचा जान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। बड़े हिस्से में सूरजमुखी और कान की फसल और सब्जियां काश्त की जाती थी, जबकि फार्म के वस्त में एक लकड़ी की बाट से पार्टीशन करके मुआइशी पालने का अख्ता बना दिया गया था। हैरत अंगेज तौर पर चचा ने फार्म के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, बल्कि खुद और अपने 20 साला बेटे अरहम के साथ फार्म पर मसरूफ रहते थे और खुद ही सारा काम संभालते थे। आबादी से दूर पुरसुकून और खामोश जगह थी। हम यानी पूरी फैमिली हर दूसरे वीक चचा जान के हाथ जाते थे। उनका घर फार्म हाउस के दरवाजे के आइन बाहर की जानिब था। हम सब कुछ घंटे चचा जान के यहाँ गुजारते और एक वक्त का खाना वहीं खाकर वापस आ जाते। लेकिन इतने तवील अरसे में हम कभी फार्म हाउस में नहीं दाखिल हुए। ऐसा लगता था जैसे मेरी फैमिली में किसी को फार्म हाउस विजिट करने में दिलचस्पी ही ना हो। मैंने चंद मरतबा चचा से फार्म हाउस की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, ताहम उन्होंने हर मरतबा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे साफ मना कर दिया और मुझे हर मरतबा मायूसी का सामना करना पड़ता। लेकिन इस दोपहर जब हम चचा के घर थे और मौसम भी बहुत अच्छा था तो मुझे फार्म हाउस में दाखिल होने का मौका मिल ही गया। ताहम ये मेरी जिंदगी की एक भयानक गलती साबित होने वाली थी। हस्बे माहौल सब खाना खा के बाद में चाय पीते हुए खुशी खुशी गपशपे मुश्किलें लगा रहे थे। वहाँ मेरा हम उम्र कोई नहीं था, इसलिए मैं बोर होती रहती थी। उस दिन भी बोरियत की वजह से मैं चुपके उठ के बाहर टहलने में आ गई। घर के चौबी दरवाजे का एक फट खुला जिसके चंद फुट के फासले पर फार्म हाउस का मरकजी फाटक साफ नजर आ रहा था। उस दिन उस फाटक पर बाहर से वो बारी ताला नजर नहीं आ रहा था जो अक्सर वहां लगा रहता था। मैंने इधर उधर देखा और किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो न पाके खामोशी से घर बाहर निकलकर कदम रख दिया। बाहर जाते ही मैं तजस्सुस और तशद्दुद के साथ फार्म हाउस के फाटक की तरफ बढ़ी और फाटक पर पहुंचकर दरवाजे को धकेला, लेकिन वो बारी दरवाजा अपनी जगह से ना हिला। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाया, उसको अंदर की जानिब धकेलने की कोशिश की और बामुश्किल तमाम दरवाजा इतना सा खुल पाया कि मैं शुक्र समझकर अंदर दाखिल हो सकूं। चंद लम्हों में मैं फार्म के अंदर थी। वाओ! फार्म पर सूरजमुखी की लहलहाती फसल और जर्द फूलों का समुंदर देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से ताइसी फिक्रें जारी हो गए। भला इतनी खूबसूरत जगह को क्यों छुपा कर रखना चाहिएगा। मैंने सूरजमुखी की फसल के बीचों बीच बनी पनगरी पर आगे बढ़ते हुए सोचा। फार्म पर एक गहरी खामोशी तारी थी जिसमें परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी।
सूरज मक्की का खेत खत्म होते ही सब्जियों की क्यारियां शुरू हो गईं, जो 3 फरलांग तक फैली हुई थी और उनके पार लकड़ी के तख्तों से बना एक आस्था नजर आ रहा था, जिसमें लकड़ी के बने 2 छोटे और एक बड़ा हट दूर ही पुराने और बुसीदा लग रहे थे। सब्जियों की क्यारियों के अंदर से घूमती फिरती मैं आस्ते की चौबी दरवाजे पर पहुंच गई। उस पर कोई कुंडी या लॉक नहीं था और धकेलने पर आसानी से खुल गया। आस्ते में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर आस्ता बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो क्या, कोई मुआशी भी उस वक्त मौजूद ना था। यकीनन सब जानवरों को उस वक्त आस्ते की पुष्ट पर चढ़ने के लिए छोड़ा गया होगा, मैंने सोचा। सामने मौजूद सबसे बड़े हट का दरवाजा खुला था। उस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया हुआ था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे की औसत में रखा। उसे तरपालों से मुकम्मल ढक दिया गया था। ये ढेर काफी बुलंद था और छत से थोड़ी ही नीचे था। उस वक्त मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने उस ढेर पर चढ़ने का फैसला किया। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं उसकी चोटी पर छत को छू सकती हूँ या नहीं, और यूं मैंने एक तरफ से भूसे के डेरे पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पर चढ़कर मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानब से उभरने वाली कुछ तेज करदा आवाजें से कमरे में छाई खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखून से लकड़ी को खरोद रहा हो। मैंने तेजी से चेहरा घुमाकर उसकी जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो भी कुछ था, दीवार के एक कोने में सुकरा सिमटा दीवार की जानिब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को खरोद रहा था, और उसी वजह से वो मकरूह आवाजें पैदा हो रही थी। वो मखलूक जर्द माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे उसके वजूद में गोश्त का एक रेशा भी ना था, बल्कि पीपली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लिपटी गई थी। मैं रीढ़ की हड्डी का एक तरह मोहरा देख सकती थी। ये मंजर इतना मकरूह था कि मुझे बेइख्तियार खौफ आ गया। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़ते हुए सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस चीज की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़े से पीटा गया हो। मैंने अपने वजूद के एक एक लीके की ताकत अपनी टांगों में मुजद्दद की और जितना तेजी से मुमकिन था डेर के दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। मुझे पुष्ट पर किसी के हाँफने जैसी आवाजें आईं, जो के करीब होती जा रही थी। साफ जाहिर था कि वो जो भी कुछ था मेरे पीछे कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सर करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया और कुछ लम्हों में ही सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपनी पुष्ट पर हाँफते और गिड़गिड़ाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकजी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, मैंने भागते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही मैं सूरजमुखी के खेत से निकली, मेरा पैर बुरी तरह रिटका और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी और बमुश्किल 3 सेकंड में वो मखलूक मेरे सर पर थी। मैंने खौफ से आंखें मीच ली। अब गिराने की आवाज के साथ उस मखलूक की यक्त ठंडी सांस मुझे गर्दन की पुष्ट पर महसूस हो रही थी। मरकजी गेट बंद था। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते के बुरी तरह से भौंकने और गिड़गिड़ाने की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मेरे ऊपर से दूसरी जानिब छलांग लगाई हो। ये चचा जान का कुत्ता सिक्योरिटी था, जो न जाने किस वक्त फार्म हाउस में आया था। उसने ही मुझे नामालूम मखलूक में देखकर उस पर छलांग लगा दी थी और उससे जीतता हुआ सूरजमुखी के खेत में अंदर जा गिरा था।
कुत्ते के बुरी तरह से गिड़गिड़ाने की आवाज के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे दो दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए और शायद मुझे गायब देखकर और फिर कुत्ते के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर फार्म हाउस की तरफ भाग गए थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और मुझ पे सख्ता तारी था। मुझे फौरन चाचू के घर पहुंचा दिया गया, जहां मेरे होशो हवाल होने में काफी देर लग गई। सब मेरे करीब थे और सब ही मेरी हालत पर परेशानी दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत संभली तो पापा ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि फार्म में मुझे क्या हुआ था। मैं चंद लम्हों खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सबको बताने की कोशिश की कि फार्म पर मुझने किसी अनजान मखलूक ने हमला किया था। वो मेरे सर पर पहुंच चुकी थी जब सिक्योरिटी ने उस पर हमला करके उसने मेरी जान बचाई। उससे पहले मैं कुछ और बोलती, उस मखलूक का हुलिया बयान करती। चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, बेटा, अरे बेटा, यकीनन वो कोई लूमर होगा। इस इलाके में अक्सर लूमर नजर आ जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। आज तक लूमर के हमले से किसी इंसान की मौत नहीं हुई इस इलाके में। मैं जानती थी कि वो लूमर नहीं था बल्कि एक खौफनाक बला था, मगर चाचू की उस बात पर खामोश हो गई और हम घर वापस के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तलूत हुआ तो मेरे दिल में रहा सारा खौफ जारी था और ये सब एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा। और चंद दिन में वाकया ये सोने लगी कि कहीं वक्ता ये तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लूमर या कोई और मुकामी जानवर हो। जैसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में रोशनी कम होने की वजह से डरावना समझ बैठी हूँ। यूं ही चंद हफ्तों में बात आ गई होगी। एक माह गुजर गया और मैं इस वाक़े को तकरीबन फरामोश ही चुकी थी कि घर में फिर से सबका चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हे में तो मैं बहुत बुरी तरह झुकी, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार हो गई कि अब भूल कर भी फार्म हाउस का रुख नहीं करूंगी। हम सब चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नजर उठाई भी नहीं और उससे नजरें चुराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया ये वाकया सबको ही भूल चुका हो। मैंने चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, जहां चची किचन में मसरूफ थी। उन्होंने हस्बे मालूम मुझसे प्यार किया और हालो हवाल पूछा। बेटा, ऊपर जाओ और स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लाओ प्लीज। आंटी ने मुझे एक जार पकड़ाते हुए बोला। मैं जार पकड़ जो ही सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम गैलरी के इख्तियाम पर था। गैलरी में नीम तारक्की का सामान था। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। चीनी से भरी पेटी सामने ही पड़ी थी। मैंने उसको खोलकर जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाजें सुनी जैसे लकड़ी की किसी चीज को नाखूनों से खरोदा जा रहा हो, और मेरी नजर कमरे के खुद ब खुद 24 शेड की तरफ घूम गई, जिस पर वही बला बैठकर पुश्त मेरी जानिब किए दीवार को खरोच रहा था। मेरे हाथ से जार छूटकर जाकर जमीन पर गिर गया। नहीं, फिर से नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज ना मिल दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान ना रही हो। मैंने पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। मुझे लगा जैसे मेरे कदम मन मन के हो चुके हों। तभी मैंने उसे शेड से उतरते हुए देखा। मैंने जिस्म का पूरा जोर सिर्फ करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजे से टकराई। दरवाजा खुल गया और मैं ऐसे जमीन पर पड़ गई कि मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा गैलरी में था। तभी किसी ने बाजू से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लिया और मेरे हलक से चीख निकल गई, बेटा घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों में चाचू की आवाज़ पड़ी और मेरी जान में जान आई। चाचू न जाने कब ऊपर आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर गिरते देखा तो बाजू से पकड़कर बाहर अपनी तरफ खींच लिया।
अब चाचू की नजरें स्टोर के अंदर का जायजा ले रही थी और उनके चेहरे पर खौफ और फिक्र के मिलजुलने का तस्वुर था। बेटा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चचा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की जानिब ले जाते कहा। मैं डरी सहमी उनके साथ चल पड़ी। चाचू मुझे साथ लेते हुए वापस पहली मंजिल पर आए और बाहर सहन की तरफ चल दिए। बेटा भले आप अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुनना और जहन नशीं कर लेना, क्योंकि मामला तुम्हारी जिंदगी और सलामती का है। आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से खरीदा था। वो शख्स इतनी कम उम्र में फार्म हाउस फरोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में उस दौर में बमुश्किल 10 मरले का एक घर ही खरीदा जा सकता था। और उसकी वजह से हमें कई साल बाद समझ आई। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे भी अपने साथ फार्म के काम में लगा दिया। उस फार्म पर मुझे हमेशा एक अजीब एहसास रहता था, ऐसे जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा हो। किसी कोने खुदे, किसी जारी, किसी बार में हर वक्त कोई देख रहा हो। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे लकड़ी को किसी नुकीली चीज़ से खरीदा जा रहा हो। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों या कुंजरों के लकड़ी के टुकड़ों पर दौड़ने की आवाज़ है, लेकिन गुजरते दिनों के साथ उन आवाज़ों में भी शिद्दत आ जाती थी और इस अजीबो व गरीब बेमानी एहसास में भी। पूरा दिन फार्म पर काम करते मुझे उन आवाज़ों से बुरी तरह से खौफत होती और काम में खलक आता था। मैंने बाबा से उस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ सुनाई ना देने से यकदम इनकार कर दिया और ये कहा कि ऐसी आवाज़ें चूहों और गैलरियों की हो सकती हैं। एक रोज़ मैं मुआइशियों के हफ्ते पर भूसे वाले हट में मसरूफ था कि दाएं तरफ की दीवार से वही कंजे की आवाज़ें सुनाई देने लगी और हस्बे मालूम जब शुरू हुए तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रोज़ पहले ही मेरी तबीयत नाजार और मूड ऑफ था, ऊपर से इन आवाज़ों ने जैसे मेरी ज़िंदगी उजाड़ रखी थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि इन आवाज़ों का पता करके ही रहूँगा। मैं फौरन दरवाजे की शीट तक गया और वहाँ से एक आहनी हथियार निकाल लिया और दीवार पर जहाँ से आवाज़ें उभर रही थीं उस जगह पूरी ताकत से हथौड़े के कई वार किए। लकड़ी की बनी दीवार कुछ ही देर में टूट गई और उसके अंदर से एक कोई चीज़ मेरे कदमों में आ गिरी। मैंने देखा, मुझे हैरत और खौफ का शदीद झटका लगा। वो एक लाश थी, बहुत पुरानी लाश, जिसका सारा गोश्त गल चुका और देखने में इंतहाई कीड़ा और बदशक्ल मालूम हो रही थी। मगर दीवार के अंदर वो लाश आई कहाँ से? यकीनन जिस शख्स ने इसको कत्ल किया होगा उसके हाथ में वक्ते हुए लड़की की दो परों के दरमियान उसे खींचकर उसके जरिए दीवार में चुन दिया होगा। मैं भागता हुआ घर वापस आ गया। अब्बा को लाश की बरामदी की इत्तला दी। बाबा ने घबराहट में फिल-उल-फूर पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस फार्म में पहुंची और उन्होंने लाश दिखाई तो ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने लाश की जांच करते हुआ कहा, ये लाश कम से कम 50 साल पुरानी है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को तहवील कर लिया और सरकारी सर्द खाने तक पहुंचा दिया। इसके बाद अलमुस्तसिल लाश के पोस्टमार्टम के बाद इतना ही मालूम हो पाया कि वो एक लाश नौजवान औरत की थी और उसके मरने की वजह दम घुटना हो सकती है। बकौल डॉक्टर उस औरत को यकीनन बेहोशी की हालत में ही दीवार में चुन गया होगा और होश पर आने पर उसने घबराहट में दीवार से निकलने की कोशिश की होगी। बहुत हाथ हिलाए होंगे मगर ना कल हो सकी और दम घुटने से एक भयानक ज़ियतनाक मौत का शिकार हो गई। उसके चंद दिन बाद लाश गायब हो गई और पुलिस को फार्म के साबिक मालिक का भी कोई सुराग न मिल चुका। लेकिन चंद रोज के बाद फार्म में वही लकड़ी खरीदने की आवाज़ आना शुरू हो गई। और बेटा फिर ही शायद कोई ऐसा दिन हो कि मैंने उस मुक्कर लाश को फार्म में कहीं किसी कोने में दीवार करते हुए ना देखा हो। वो बहुत खतरनाक मखलूक है जो नफरत की आग में जल रही है। चाचू बोलते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुन रही थी। मुझे ये सब एक भयानक ख्वाब जैसा लग रहा था और मैं उस वक्त कोस रही थी जब मैंने उस मनहूस फार्म हाउस में कदम रखा था। साथ ही मैंने दिल में ये फैसला कर लिया, अब कभी चाचू के यहाँ नहीं जाऊंगी। वो छोटा सा एडवेंचर मेरे लिए जिंदगी मौत का मसला बन चुका था।
इस शाम हम घर वापस लौट आए, तभी मेरे लिए खौफ व वहशत का नया दौर शुरू हो गया। उस शाम हम घर वापस लौटे और तभी मेरे लिए खौफ हो गया। इस रात मैंने हस्बे मालूम होमवर्क मुकम्मल करने के बाद मैंने अगले दिन के लिए स्कूल बैग तैयार किया और सोने के लिए लेटी। अभी कंबल ओढ़ा ही था, मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई मेरे बेडरूम के दरवाजे को बाहर से खुरच रहा हो, और साथ ही मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी कि जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली से दस्तक दे रहा हो। मैंने चाचू की हिदायत पे अमल करते हुए सख्ती से आंखें बीच ली और कंबल को खूब अच्छी तरह अपने गिर्द लिपट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक वो मकरूह आवाजें सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि पत्थरों से भरी एक नीम तारीक वादी में नंगे पांव भाग रही हो और वही खौफ मखलूक मेरे पीछे आ रही हो। नुकीले पत्थर लगने से मेरे पांव जख्मी हो रहे थे और उनसे खून बहता हुआ जमीन पर मेरे कदमों के निशान बना रहा हो। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगती है और मैं मुंह के बल गिर जाती हूँ। ऐन के ऐन वो मखलूक मेरे सर पर पहुंच जाती है और अपने नुकीले पंजों से मेरे जिस्म का एक एक अज़ू ढेर कर देती है। ये ख्वाब देखकर खौफ से मारे मेरी आंख खुल गई। मेरा जिस्म पूरी तरह से कांप रहा था। ये बात मुझे घर में सबसे छुपानी पड़ी। जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं चाहूंगी वो आफियत मेरे घर में किसी और पर भी मुस्तलिक हो जाए। मैंने जागते हुए सोचा। उसके बाद ये मामूल बनता चला गया। मुझे स्कूल, कार और हर जगह उस बुला के चूकने की आवाज सुनाई देती और चंद मरतबा तो उसकी दलक भी सुनाई देती, लेकिन मैंने हर मरतबा उसको इग्नोर किया। ताहम मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर हो रहा था। मेरी नींद और भूख उड़ रही थी। आंखों के गिर्द हल्के बन गए। मैं स्कूल के काम में कमजोर होना शुरू हो गई और मेरे ग्रेड में भी कमी आने लगी। इस सूरत हाल पर मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे। इसके बाद कई डॉक्टर स्पेशलिस्ट से मेरा मुआयना भी करवाया, ताहम किसी भी मरीज की शख्सियत ना हो। मुझे तो डॉक्टर के क्लिनिक से भी वही आवाजें सुनाई देती थी। 3 माह में मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी तो सेहत की खराबी की वजह से मुझे मजीद पढ़ने में दिक्कत होने लगी। स्कूल में मेरा नाम खारिज कर दिया गया। मेरे पूरे खानदान मेरी वजह से परेशान थे। इस वाक़ये को 10 साल का तवील अरसा हो चुका था और उस दिन के बाद तो ना मुझे किसी ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही कभी उस मकरूह मखलूक से सामना हुआ। जिस दिन से मुझे वो आवाज़ें आना बंद हुई थी, उसी दिन से मेरी तबीयत भी संभलना शुरू हो गई और मज़ीद 1 हफ्ता हॉस्टल में गुजारने के बाद मुझे सेहत बेहतर होने पर डिस्चार्ज करवा दिया गया था। उसके बाद मैं कभी चाचू के यहाँ नहीं गई और ना ही मैं दोबारा स्कूल में भी एडमिशन लेने गई कोशिश ना की, जिससे मेरी तलख यादें वाबस्ता थी। मुझे इससे भी अच्छे और मियारी स्कूल में बआसानी से एडमिशन मिल गया था और अब 10 साल बाद एक हैसियत से अपनी अमली जिंदगी गुजार रही थी। चाचू ने 1 साल कबल अपना फार्म और घर की कंडीशन कंपनी को अच्छे दामों में फरोख्त कर दी, जिन्होंने फार्म को मिसाल करके फार्म और उसके इर्द गिर्द की वसीअ जमीन पर एक हाउस सिक्योरिटी की बुनियाद रख दी, क्योंकि वो सब जानते थे कि बहुत जल्दी इनके साथ कुछ ना कुछ हो जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी थी। और जो मेरी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।